दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे 2026 में रिलीज हुई एक रशियन फैंटेसी मूवी की कहानी। एक्शन एडवेंचर से भरपूर ये जबरदस्त फिल्म आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रूस के राजा जार के रथ को उनके कुछ सिपाहियों के साथ एक बर्फीले दुर्गम रास्ते से गुजरते हुए दिखाया जाता है, जो कि किसी लंबी यात्रा से अपनी महल की ओर लौट रहे होते हैं। लेकिन अब क्योंकि शाम ढलने वाली होती है, इसीलिए रात में विश्राम करने के लिए वो आसपास कोई जगह ढूंढने लगते हैं। अगले सीन में इसी रास्ते पर आगे पड़ने वाला एक गाँव दिखाया जाता है, जहाँ एक घर में एलिना नाम की लड़की अपने मरे हुए माँ बाप के बारे में सोच रही होती है। उसी वक्त उसकी सौतेली माँ मार्टा अपनी दो बेटियों डियाना और रूबी के साथ उसके सामने आती है और ताने मारते हुए उससे कहती है, आज भी तो किसी राजकुमार के आदमी कोई है जो आएगा और तुझे ले जाएगा, तुझे तो कोई भिखारी भी भाव ना दे। अब जाओ और जाकर घर का सारा काम करो। इस पर मार्टा की दोनों बेटियां एलिना का मजाक उड़ाने लगती हैं। बेचारी एलिना को रोज रोज अपनी माँ बहनों से ऐसी ताने सुनने की आदत पड़ चुकी होती है, इसीलिए वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और रोज की तरह अकेले ही घर का सारा काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद राजा जार इस गाँव में पहुंचते हैं। मार्टा का घर सबसे आगे पड़ने की वजह से मंत्री मार्टा के घर पहुंचकर उनसे कहता है, आज रात राजा तुम्हारे घर में रुककर विश्राम करना चाहते हैं। इससे खुश होकर मक्कार मार्टा और उसकी बेटियां राजा के स्वागत की तैयारी करने लगती है। इस दौरान मार्टा एलिना से कहती है, जब तक राजा यहाँ रहेंगे तब तक तुम उनके सामने मत आना। तो बेचारी एलिना एक कमरे में जाकर छिप जाती है, जबकि दुष्ट मार्टा अपनी बेटियों के साथ राजा के स्वागत में खड़ी हो जाती है। घर के अंदर आने पर राजा की नजर पीछे कमरे से झांक रही एलिना पर पड़ती है, तो उसे अपने पास बुलाते हैं। ये देखकर मार्टा राजा का स्वागत करने के लिए खुद आगे बढ़ने लगती है, लेकिन राजा उसे रोक देते हैं। तो अब एलिना मार्टा के हाथ से केक लेकर राजा का स्वागत करती है। फिर राजा द्वारा नाम पूछने पर वो उन्हें अपना नाम बता देती है। इसके बाद रात में जब मार्टा राजा और मंत्री को खाना परोस रही होती है, तो राजा उससे उसके बारे में पूछते हैं। मार्टा कहती है, डियाना और रूबी मेरी दो बेटियां हैं। राजा पूछते हैं, और वो तीसरी लड़की एलिना? मार्टा को राजा द्वारा एलिना का जिक्र करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो राजा से बताती है कि एलिना उसकी सगी बेटी नहीं है और उसने उसको सड़क से उठाकर पाला पोसा है। राजा उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। हालांकि वो राजा से एलिना की बुराई करते हुए कहती है, लड़की किसी काम की नहीं है, पर राजा उसकी इन बातों को कोई अहमियत नहीं देते। कुछ देर बाद जब राजा खाना खा चुके होते हैं, तो एक कमरे में डियाना रूबी से कहती है, अगर राजा ने मुझसे शादी की तो मैं तो बस सारे पैसे दुनिया भर से अलग अलग कपड़े मंगवाने पर खर्च करूंगी। इस पर उसकी बहन रूबी कहती है, लेकिन अगर राजा ने मुझसे शादी की तो मैं हर रोज पूरे राज्य में नए नए पकवान की दावत करूंगी। ये सब सुन रही एलिना उन दोनों से कहती है, पर अगर राजा ने मुझसे शादी की तो मैं उन्हें एक शूरवीर पुत्र दूंगी। इस पर उसकी दोनों चचेरी बहनें उसे मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। इत्तेफाक से उनके कमरे के पास खड़ा हुआ राजा उन तीनों की ये बातें सुन लेता है। उसे डियाना और रूबी की बातें तो मूर्खता भरी लगती हैं, और वो एलिना की बात से काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि बूढ़े हो रहे राजा को सच में एक वारिस की तलाश होती है। इसीलिए अगले दिन जब राजा यहाँ से प्रस्थान करने वाले होते हैं, तो वो एलिना से कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो और मुझसे विवाह करके एक शूरवीर पुत्र को जन्म दो। एलिना इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है, लेकिन उससे जलन करने वाली उसकी सौतेली माँ और बहनों के चेहरे मुरझा जाते हैं। मंत्री राजा से कहता है, महाराज क्यों ना हम बाकियों को भी अपने साथ ले चलें? अगर मुझे सही लगा तो मैं इन दोनों बहनों में से किसी एक से शादी कर लूंगा। राजा ऐसा नहीं चाहता था, और मंत्री की इच्छा की वजह से वो मार्टा से कहता है, तुम तीनों भी हमारे साथ चलो, मैं तुम लोगों को महल की रसोई का काम दूंगा। अगले सीन में राजा जार का नगर दिखाया जाता है। कुछ देर की यात्रा के बाद राजा सबके साथ महल में पहुंच जाते हैं और वहां सबके सामने एलिना को अपनी पत्नी घोषित करते हुए उसके सम्मान में एक शाही भोज आयोजित करते हैं, जबकि मार्टा और उसकी दोनों बेटियों को महल की रसोई का काम सौंप दिया जाता है। एलिना को रानी बनाए जाने से तीनों बुरी तरह चिढ़ी हुई होती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और एलिना गर्भवती हो जाती है। एक दिन उसे उदास देखकर राजा उससे कहते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, फिर तुम उदास क्यों हो? एलिना कहती है, क्योंकि मुझे किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। राजा पूछते हैं, कैसी अनहोनी? अब इससे पहले कि एलिना उन्हें कुछ खास बता पाती, तभी सेनापति वहाँ का राजा से कहता है, महाराज वाइकिंग्स की सेना हमारे राज्य की सीमा के पास इकट्ठा हो चुकी है, हमें फौरन ही उन पर आक्रमण करना होगा। ये सुनते ही राजा सेना के साथ युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलिना उन्हें भविष्यवाणी के बारे में बताना चाहती थी, पर युद्ध जैसी परिस्थिति की वजह से वो उन्हें इस बारे में नहीं बता पाती, जबकि राजा उसे गर्भ में पल रहे बच्चे की हिफाजत करने को कहकर अपनी सेना के साथ दुश्मन से युद्ध लड़ने निकल पड़ते हैं। राजा के जाने के कुछ ही देर बाद एलिना एक पुत्र को जन्म देती है। जब महल की दाई मार्टा और उसकी दोनों बेटियों को ये खबर देती है, तो तीनों के मन में एलिना के लिए ईर्ष्या और भी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन फिर दिखावटी खुशी जाहिर करने के इरादे से वो लोग एलिना के पास जाकर उसे शुभकामनाएं देती हैं। एलिना उन्हें बताती है कि उसने बच्चे का नाम इवान रखा है, तो मार्टा उसे कहती है, ठीक है, मैं आपके लिए विशेष भोजन का व्यवस्था करती हूं। फिर एलिना के कमरे से बाहर निकलने के बाद डियाना और रूबी मार्टा से कहती हैं, तो अब हमें पूरी जिंदगी एलिना के साथ साथ उसके बच्चे की दासी बनकर रहना पड़ेगा। एक समय था हम एलिना पर हुक्म चलाते थे। इस पर मार्टा कहती है, चिंता मत करो, जल्दी ही हमारा वक्त आएगा। अगले सीन में अपने बच्चे इवान को दुला रही एलिना को दिखाया जाता है। वो राजा के लिए एक पत्र लिखकर उन्हें बताती है कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र हुआ है। उसके बारे में कुछ खास बातें हैं, जो कि वो उन्हें युद्ध से वापस लौटने के बाद बताएगी। फिर इस पत्र पर अपनी सील लगाकर वो इसे राजा के संदेशवाहक को देते हुए कहती है, जल्दी से जल्दी ये पत्र राजा तक पहुंचा दो। तो अब जैसे ही संदेशवाहक वो पत्र लेकर एलिना के कमरे से बाहर आता है, वैसे ही अपनी चाल चलने के लिए बाहर खड़ी मार्टा उसे कहती है, तुम खाली पेट यात्रा पर क्यों जा रहे हो? संदेशवाहक कहता है, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ये पत्र महाराज तक पहुंचाना है। मार्टा कहती है, मेरे साथ रसोई में चलो, थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ खा लो फिर जा सकते हो। संदेशवाहक उसकी चालाकी नहीं समझ पाता और उसके साथ रसोई में चला जाता है। वहाँ मार्टा अपनी बेटी रूबी को बेहोश करने वाली एक दवा देकर उसे संदेशवाहक के खाने में मिलाने को कहती है, तो रूबी वो दवा मिला हुआ खाना संदेशवाहक को खिलाती है, जिससे कि वो बेचारा मेज पर ही बेहोश हो जाता है। अब मौका देखकर मार्टा उसके थैले से पत्र निकाल लेती है और डियाना से एक नया पत्र लिखने को कहती है, जिसमें लिखा होता है, महाराज आपको ना पुत्र हुआ है और न ही पुत्री, बल्कि आपके घर एक छोटे जानवर जैसे दिखने वाले जीव ने जन्म लिया है। मैं आपको कोई वारिस नहीं दे सकी, इसका मुझे अफसोस रहेगा। नए पत्र में ये सब लिखवाने के बाद मार्टा एलिना वाले पत्र की सील निकालकर उसे इस पत्र पर लगाकर वापस से संदेशवाहक के थैले में रख देती है तथा एलिना के लिखे हुए पत्र को भट्टी में डालकर जला देती है। कुछ देर बाद जब संदेशवाहक को होश आता है, तो घबराकर वो जल्दी से अपना थैला उठाता है और घोड़े पर सवार होकर राजा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार वो राजा की सैन्य छावनी तक पहुंच जाता है और वहाँ वो राजा को अपना पत्र सौंप देता है। जब राजा पत्र में पढ़ते हैं कि उन्हें कोई पुत्र या पुत्री नहीं कोई अजीब सा जानवर हुआ है, तो उनका दिल टूट जाता है और दुखी होकर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। इस पर उनका मंत्री उनके पास आकर उन्हें तसल्ली देता है। राजा उससे कहते हैं, मुझे लगा था एलिना हमारा वंश आगे बढ़ाएगी, पर सब बेकार हो गया। तो मंत्री कहता है, महाराज सिर्फ एक पत्र को पढ़कर आपको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, जब तक कि हम स्वयं अपनी आंखों से सच न देख लें। राजा को मंत्री की बात समझदारी भरी लगती है, इसीलिए वो मंत्री से कहते हैं, संदेशवाहक के हाथों हमारा संदेश भिजवा दो कि इस मामले में तब तक कुछ भी न किया जाए जब तक कि मैं युद्ध से लौट नहीं आता। तो अब संदेशवाहक राजा का संदेश पत्र लेकर वापस महल की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है।
हालांकि महल के गेट के पास मार्टा अपनी योजना के अनुसार पहले ही घात लगाकर खड़ी होती है। संदेश वाहक को वापस आया हुआ देखकर उसे रसोई में खींचकर फिर से बेहोश करने वाला भोजन खिला देती है और उसके बेहोशी के बाद राजा के पत्र को अपनी बेटी द्वारा लिखे गए एक नए पत्र से बदल देती है तथा उस पर राजा द्वारा लिखे गए पत्र की सील भी लगा देती है। थोड़ी देर बाद जब संदेश वाहक को होश आता है तो वो जल्दी से पत्र को राजा के अधिकारियों को सौंप देता है। राजा के 3 अधिकारी पत्र लेकर रानी एलिना के कमरे में जाते हैं और वहाँ एलिना से कहते हैं राजा का आदेश पत्र आया है जिसमें लिखा है रानी को उनके बच्चे सहित तुरंत समुद्र में फेंक दिया जाए। इससे दुखी होकर एलिना उनसे कहती है राजा ऐसा क्यों करेंगे, क्या पत्र में उन्होंने इसकी कोई वजह लिखी है। अधिकारी कहते हैं नहीं महारानी, संदेश वाहक ने जो पत्र दिया है उसमें यही आदेश है, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें उसका पालन करना ही होगा। बेचारी रानी के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए अगले दिन जनता के सामने उसे समुद्र के किनारे ले जाया जाता है। मार्टा भी अपनी दोनों बेटों के साथ वहाँ मौजूद होती है। फिर सजा के मुताबिक एलिना अपने नवजात बच्चे के साथ लकड़ी की एक बड़े से बैरल के अंदर बैठ जाती है और महल के कर्मचारी बैरल का ढक्कन सील कर देते हैं। इसके बाद सबके सामने उस बैरल को समुद्र के लहरों के बीचों बीच ढकेल दिया जाता है। लकड़ी का वो बैरल समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ता जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसमें कैद बच्चा हर घंटे बढ़ता रहता है। लहरों पर तैरते तैरते वो बैरल तीसरे दिन एक समुद्री द्वीप के किनारे जा पहुंचता है जिसके अंदर से पहले युवा हो चुका इवान खुद बाहर आता है और फिर वो अपनी माँ को भी उसमें से बाहर निकाल देता है। उस वीरान द्वीप को देखकर वो अपनी माँ से पूछता है आखिर में इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया और हम लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। एलिना कहती है मेरी शादी से कई सालों पहले एक बार जब मैं पहाड़ियों में लकड़ी इकट्ठा कर रही थी तो मुझे वहाँ बर्फ से ठिठुर रही एक बुढ़िया दिखी। मैंने उसकी मदद करके उसे उसकी झोपड़ी तक पहुँचाया। बदले में उसने मुझसे कहा तुम्हें एक शूरवीर पुत्र होगा। पहली बार जब भी उसे मृत्यु आएगी तो वो न सिर्फ जिंदा बच जाएगा बल्कि सामान्य इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से विकसित होगा तथा ऐसी मुसीबत के समय उसका साथ देने वाला भी मौत से बच जाएगा। लेकिन ये सभी चमत्कार बस एक ही बार होंगे। ये सारी बातें सुनकर इवान बहुत हैरान होता है। हालांकि अब क्योंकि उन दोनों को ही भूख लगी होती है इसीलिए कुछ खाने की तलाश में वो दोनों द्वीप पर मौजूद जंगल की ओर चले जाते हैं। अगले सीन में राजा जार को दिखाया जाता है। युद्ध जीतकर वापस लौटने पर जनता जयकारे लगाकर उनका स्वागत करती है। फिर अपने दरबार में पहुंचकर वो अधिकारियों से पूछते हैं मेरी पत्नी कहाँ है। अधिकारी हैरान होकर कहते हैं महाराज आपके आदेश के अनुसार हमने रानी और उसके बच्चे को समुद्र में फेंकवा दिया था। ये सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उनसे कहते हैं मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। अधिकारी कहते हैं महाराज संदेशवाहक जो पत्र लाया था उस पर आपकी ही शाही सील लगी हुई थी। इस बात से राजा बहुत परेशान हो जाता है और मंत्री से कहता है पता करो कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। अगले सीन में फिर से एलिना और इवान को दिखाया जाता है जो द्वीप पर मौजूद जंगल में कुछ जड़ी और पत्तियां खाते हैं, लेकिन इससे उनका पेट ठीक से नहीं भरता। इवान अपनी माँ से कहता है क्यों ना मैं शिकार करके कुछ खाने के लिए ले आऊं, तो चौंक कर उसकी माँ से कहती है आखिर तुमने शिकार करना कब सीख लिया। इवान कहता है ये सब मेरे खून में है, मेरे पिता राजा जार के सारे कौशल और युद्ध विद्या मेरे अंदर मौजूद है। ये कहकर वो जंगल के भीतर जाकर पहले तो लचीले पेड़ की टहनी पर अपने कपड़े के सिल्क धागे को बांधकर एक धनुष तैयार करता है और फिर समुद्र के किनारे एक पत्थर से लकड़ी घिसकर उससे एक तीर भी बना लेता है। इसी दौरान वो देखता है समुद्र के ऊपर उड़ती हुई एक हंसिनी चील से बचकर भाग रही है और चील उसे मारने के लिए उस पर झपट्टा मार रहा है। इस द्वंद में कई बार वो चील हंसिनी को नीचे पानी तक दबा ले जाती है पर हंसिनी फिर से ऊपर उठकर भागती है। इवान समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो चील हंसिनी को मार डालेगा, इसीलिए अपनी तीर से एक सटीक निशाना लगाकर वो चील को नीचे समुद्र में मार गिराता है। चील के मरते ही हंसिनी तैरकर इवान के पास आती है और उसे धन्यवाद देती है। उसको इस तरह इंसानों की तरह बोलते देखकर इवान हैरान होकर उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम इंसानों की भाषा कैसे बोल रही हो। हंसिनी कहती है डरो मत, जिस चील को तुमने मारा दरअसल वो एक शैतान जादूगर था। मैं एक दिव्य शक्तियों वाली लड़की हूँ जिसे उसने अपने श्राप से हंसिनी में बदल दिया है। इवान पूछता है लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। हंसिनी कहती है मुझसे शादी करके मेरी वो दिव्य शक्तियाँ लेना चाहता था, जब मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसने मुझे श्राप दे दिया। अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकती। वैसे तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इवान कहता है फिलहाल तो मैं और मेरी माँ बहुत भूखे हैं, अगर हमें कुछ खाने पीने को मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। हंसिनी कहती है अभी जाकर सो जाओ, हो सकता है कल कुछ बेहतर हो जाए। इस पर इवान कहता है लेकिन फिर तुम मुझे कैसे मिलोगी। हंसिनी कहती है जब भी तुम मुझे आवाज दोगे मैं आ जाऊंगी। तो इवान यहाँ से वापस पहाड़ी जंगल में उसका इंतजार कर रही अपनी माँ के पास चला जाता है, जहाँ वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ खाने को मिला। इवान कहता है नहीं, आज किसी तरह सो जाते हैं, हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। हालांकि वो उन्हें समुद्र किनारे हुई घटना या हंसिनी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। उसके लेटने के बाद उसकी माँ कहती है तुम अपने पिता के बारे में क्या सोचते हो। इवान कहता है यही कि उन्होंने हमें मरने के लिए समुद्र के बीच में क्यों फेंकवा दिया। तो एलिना कहती है तुम्हारे पिता ऐसा कभी नहीं करेंगे, इसमें जरूर किसी और का हाथ होगा और एक दिन हमें सच पता लग जाएगा। अगले सीन में राजा का महल दिखाया जाता है, जहाँ मार्टा राजा के पास जाकर उनसे कहती है महाराज आप कब तक रानी के गम में डूबे रहेंगे, आपको अपने आगे का राजकाज भी तो देखना है, इसीलिए आप मेरी 2 बेटियों में से किसी से भी शादी कर लीजिए, वो आपको एक अच्छा वारिस दे सकती है। इससे नाराज होकर राजा उसे कहता है क्या तुम्हें एलिना के मरने का कोई दुख नहीं है। तो मार्टा झूठ मूठ के आंसू गिराकर उन्हें दुखी होने का दिखावा करने लगती है। राजा उसे कहते हैं फिलहाल मुझे अपनी पत्नी का दुख मनाने दो, अगर मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करना हुआ तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो मार्टा दरबार से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद राजा मंत्री से कहते हैं तुम इसकी बेटियों को यहाँ लाए थे ताकि तुम उनमें से किसी एक से शादी कर सको, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा। मंत्री कहता है नहीं महाराज। उधर मार्टा की बेटियां मार्टा से पूछती हैं क्या राजा हमें से किसी से शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। मार्टा कहती है अभी तो नहीं और जल्दी ही वो तैयार हो जाएंगे, फिर इस पूरे राज्य पर हमारी हुकूमत होगी। इसके अगले दिन जब इवान द्वीप पर जाता है तो वो देखता है उस वीरान द्वीप पर जादू से एक शहर का निर्माण हो रहा है। इस शहर का निर्माण हंसिनी कर रही होती है। देखते ही देखते कुछ ही देर में इस द्वीप पर एक भव्य आलीशान शहर बनकर तैयार हो जाता है, जहाँ लोग भी मौजूद होते हैं। और इवान अपनी माँ के साथ शहर के अंदर जाता है। जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि इवान राजा जार का बेटा है तो इस बारे में वहाँ के मुख्य पादरी को बताते हैं, जिसके बाद पादरी शहर के लोगों के सामने ही इवान को इस नए शहर का राजकुमार घोषित कर देते हैं। इवान उनके द्वारा दी गई महल की चाबी लेता है और शहर के सभी लोगों को उनकी रक्षा करने का वचन देता है। फिर जनता के कहने पर अपने भव्य महल के अंदर जाता है और मुकुट पहनकर शासन करने के लिए राजगद्दी पर बैठ जाता है। कुछ ही दिनों में समुद्र की यात्रा कर रहे राजा जार के एक व्यापारिक जहाज को दिखाया जाता है, जो कि व्यापार करने के बाद राज्य की ओर वापस लौट रहा होता है। हालांकि जहाज पर मौजूद राजा का व्यापार मंत्री जब दूरबीन से द्वीप पर बने भव्य शहर को देखता है तो अपने साथी कर्मचारी से कहता है ये कैसे हो सकता है, कई सालों से इस वीरान द्वीप पर सिर्फ जंगल और चट्टानें थी, फिर अचानक से इतनी जल्दी यहाँ एक नया और भव्य शहर कैसे बन गया। उसका साथी कर्मचारी कहता है पता नहीं। तो अब कौतूहलवश ये लोग उस द्वीप पर जाते हैं। इवान उनसे पूछता है आप लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं। व्यापार मंत्री कहता है हम व्यापार करने के बाद अपने राजा जार के राज्य की ओर लौट रहे हैं, पर अचानक से यहाँ एक नया शहर देखकर यहाँ चले आए। उनकी बात सुनकर इवान को अपने पिता राजा जार की याद आती है, लेकिन वो उन लोगों से ये नहीं बताता कि वो राजा जार का बेटा है, बल्कि उनसे ये कहता है कि ये शहर यहाँ काफी सालों से मौजूद है और वो यहाँ का राजा है। हैरान होकर जार के व्यापार मंत्री इस विशाल शहर की खूबसूरती को निहार रहे होते हैं। उनकी जिज्ञासा को देखते हुए इवान उन्हें महल में ले जाकर उनकी आवभगत करता है और उनसे कहता है मैं आपके राजा को भी अपने इस खूबसूरत शहर में आमंत्रित करता हूँ। तो व्यापार मंत्री कहता है हम आपके निमंत्रण के बारे में उन्हें जरूर सूचित करेंगे। इसके बाद इवान से विदा लेकर दोनों सैन्य अधिकारी अपने जहाज पर सवार होकर वापस अपने राज्य जाने के लिए निकल पड़ते हैं।
इवान अपने पिता को देखना चाहता है, इसीलिए वो समुद्र के किनारे जाकर हंसिनी को पुकारता है और हंसिनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। अब इवान उसके सामने अपनी इच्छा बताता है तो हंसिनी जादू से उसे ततैये में बदल देती है और कहती है तुम उस जहाज पर सवार होकर अपने पिता तक पहुंच सकते हो, इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर उधर से लौटने पर मैं तुम्हें फिर से तुम्हारा इंसानी रूप दे दूंगी। तो इवान ततैये के रूप में उड़कर जहाज पर सवार हो जाता है। कुछ देर बाद जहाज राजा के राज्य तक पहुंच जाता है, जहाँ से उड़कर ततैया राजा के महल में चला जाता है। उस समय मार्टा रोज की तरह ही आज भी राजा से अपनी बेटियों में से किसी एक से शादी करने का आग्रह कर रही होती है, जबकि राजा हमेशा की तरह उसके इस आग्रह को बहाने से टाल रहे होते हैं। इसी दौरान राजा का व्यापार मंत्री वहाँ आता है। राजा उससे पूछते हैं मुझे बताओ अपनी इस व्यापारिक यात्राओं में तुमने क्या क्या अनोखा देखा। व्यापार मंत्री कहता है महाराज वैसे तो हमने कई देशों से व्यापार किया है, पर लौटते वक्त हमने एक समुद्री द्वीप पर एक ऐसा अनोखा शहर देखा जो स्वर्ग के जैसा सुंदर है। ऐसा अद्भुत शहर कहीं नहीं होगा। हैरान होकर राजा पूछते हैं उस द्वीप पर किसका शासन है। मंत्री कहता है इवान नाम के एक राजकुमार का, और उन्होंने आपको अपने उस अनोखे शहर में आमंत्रित किया है। राजा कहते हैं हम ऐसे अनोखे शहर को जरूर देखना चाहेंगे। हालांकि मार्टा को इवान नाम सुनकर कुछ शक होता है और वो अपने बेटियों से कहती है कहीं वो इवान एलिना का बेटा तो नहीं। उसकी बेटियां कहती है कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हो तो हमें राजा को वहाँ जाने से रोकना होगा। इसके लिए मार्टा की एक बेटी राजा को गुमराह करते हुए उनसे कहती है महाराज ये भी कोई देखने की चीज है, मैं जिस चमत्कार के बारे में जानती हूँ अगर वैसा कुछ चमत्कार हो तब आपको वहाँ जाना चाहिए। राजा पूछते हैं तुम किस चमत्कार की बात कर रही हो। रूबी कहती है एक द्वीप है जिसकी रखवाली समुद्र के अंदर रहने वाले कई विशाल योद्धा करते हैं। राजा कहते हैं अगर सच में ऐसा कुछ चमत्कार भरा होगा तो मैं जरूर उसे देखने जाऊंगा। वहाँ ततैये के रूप में सब सुन रहा इवान गुस्से में मार्टा की बेटी को डंक मारकर वहाँ से उड़ जाता है। कुछ वक्त बाद अपने द्वीप पर पहुंचकर वो फिर से हंसिनी को बुलाता है और उससे कहता है क्या तुम विशाल योद्धाओं वाले चमत्कार के बारे में जानती हो। हंसिनी कहती है हाँ, अगर उस चमत्कार की वजह से तुम्हारे पिता यहाँ आ सकते हैं तो ये चमत्कार भी हो जाएगा। अब हंसिनी से आश्वासन पाकर जैसे ही इवान अपने महल के पास आता है वैसे ही उसके सामने समुद्र से विशाल शरीर वाले योद्धा बाहर आते हैं। उन योद्धाओं का सरदार इवान को अपनी हथेली पर खड़ा करके उससे कहता है मालिक हमें हंसिनी ने तुम्हारे द्वीप की सुरक्षा करने का काम सौंपा है। इवान कहता है मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, पर तुम ऊपर द्वीप पर क्यों नहीं आ रहे। सरदार कहता है नहीं, हमारा काम पानी में रहना है, हम यहीं से तुम्हारे द्वीप की सुरक्षा करेंगे। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं। अगली बार जब राजा जार का जहाज व्यापार के लिए द्वीप के पास से गुजरता है तो विशाल समुद्री रक्षक जहाज का रास्ता रोक लेते हैं। इससे डरकर व्यापार मंत्री सरदार रक्षक से कहता है हम इवान के मित्र हैं और उससे मिलने जा रहे हैं। उसके बाद सुनकर रक्षक उनके जहाज को आगे जाने देता है। द्वीप पर पहुंचकर व्यापार मंत्री इवान से पूछता है ये कैसे संभव हो सकता है। इवान कहता है ये सच है, ये विशाल योद्धा इस द्वीप की रक्षा करते हैं। मंत्री कहता है अगर यहाँ ऐसा चमत्कार मौजूद है तो मैं इसके बारे में महाराज को बताऊंगा। फिर उस द्वीप पर कुछ व्यापार करने के बाद मंत्री अपने लोगों के साथ जहाज से वापस लौटने लगता है तो इवान इस बार भी हंसिनी के जरिए ततैये में बदलकर उनके जहाज पर सवार हो जाता है। महल पहुंचकर व्यापार मंत्री राजा को योद्धाओं वाले चमत्कार के बारे में बताता है। राजा कहते हैं मैं जल्दी ऐसे चमत्कार द्वीप की यात्रा करना चाहूंगा। तो राजा को रोकने के लिए मार्टा उनसे कहती है महाराज इससे भी बड़ा एक चमत्कार मौजूद है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो कि अंधेरे में भी रोशनी कर सकती है। अगर आपको ऐसा कोई चमत्कार देखने को मिले तब आपको जरूर इस द्वीप पर जाना चाहिए। ये सुनकर वहाँ ततैये के रूप में मौजूद इवान मार्टा के चेहरे पर डंक मारकर वहाँ से उड़ जाता है। अपने द्वीप पर पहुंचकर वो हंसिनी को वापस अपने पास बुलाता है और उससे मार्टा द्वारा बताई गई लड़की का जिक्र करते हुए कहता है ऐसी लड़की से शादी करने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। हंसिनी पूछती है क्या तुम सच में उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। इवान कहता है हाँ। उसके ऐसा कहते ही हंसिनी का श्राप टूट जाता है जिससे कि वो वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है और इवान से कहती है मेरा श्राप तभी टूट सकता था जब कोई मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाए। मैं ही दुनिया की वो अनोखी खूबसूरत लड़की हूँ जो कि अंधेरे में भी रोशनी कर सकती है। ये जानकर इवान बहुत खुश होता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। फिर वो उसे अपने महल में ले जाकर अपनी माँ से भी मिलवाता है, जहाँ अपनी माँ की आज्ञा से वो जनता के सामने उस लड़की से शादी कर लेता है। इसके कुछ दिनों बाद जब राजा का व्यापार मंत्री व्यापार के लिए वहाँ पर आता है तो इवान उसे अपनी पत्नी से मिलकर कहता है यही है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो कि अंधेरे में भी रोशनी कर सकती है। ये चमत्कार देखने के बाद व्यापार मंत्री अपने राज्य वापस लौटकर राजा को इस अनोखे चमत्कार के बारे में बताता है, जिसे सुनकर राजा उसे कहते हैं हम अभी उस द्वीप की यात्रा पर निकल रहे हैं। तो अब एक जहाज पर सवार होकर अपने आदमियों तथा मार्टा की बेटियों के साथ वो चमत्कारी द्वीप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ महल के अंदर एलिना को मौजूद देखकर राजा उससे पूछते हैं क्या इवान हमारा ही बेटा है। एलिना कहती है हाँ। फिर एलिना से कुछ देर बात करने के बाद उन्हें सारा सच पता लग जाता है। गुस्से में आकर राजा मार्टा से सच पूछते हैं। राजा के गुस्से में होने की वजह से मार्टा की बेटियां डरकर राजा को सारा सच बता देती हैं। अब क्योंकि मार्टा का गुनाह माफ करने लायक नहीं होता इसलिए गुस्साया राजा मार्टा और उसकी दोनों बेटियों को समुद्र में फेंकवा देते हैं और इस तरह फिल्म ही खत्म हो जाती है।